नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जेनेटिक्स से संबंधित जो यूनिट है उसको प्रारंभ करेंगे। ये चैप्टर वैसे सीरियल नंबर से देखें तो ये 35वां चैप्टर है, 35वां चैप्टर है आपकी पाठ्य पुस्तक में। उसका प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स का परिचय हम लोग देखें किसे कहते हैं और इससे संबंधित विभिन्न शब्दावलियों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, विभिन्न शब्दावलियों पर ही चलेंगे आज पूरे वीडियो में, उनके अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले एक आता है शब्द हेरिडिटी। हेरिडिटी हिंदी में बोलते हैं वंशागति। हम ये देखते हैं कि प्रत्येक संतति अपने माता पिता के सदृश होती है। आपको अनुभव होगा कि आपको देखकर कोई इधर उधर कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो आपका चेहरा देखकर आपसे कई बार पूछता है कि तुम उस व्यक्ति के, या आपके पिताजी नाम बोलते होंगे कि तुम उसकी संतान हो गया, या आपके भाई बहन की भी आपस में अपनी शक्लें मिलती है तो देख के पूछ लेते हैं तुम्हारा भाई वो है क्या, है तुम्हारी बहन वो है क्या, है ना। इसका मतलब हमारी विभिन्न कायिक लक्षण मिलते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि जैसे बाजरे का कोई बीज है, उसको यदि हम बोते हैं तो बाजरे का पौधा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि उस बाजरे के पौधे के अंदर उसके जनक पादपों से विभिन्न गुणधर्म आए हैं, उसके कारण से ही उसमें बाजरे के लक्षण उत्पन्न हो गए। हमारी शकल सूरत हमारी माता पिता भाई बहनों से इसीलिए मिलती है क्यों हमारे लक्षण जो है वो माता पिता से हमारे में आते हैं। तो जो लक्षण जनक से संतति में आते हैं, जनक से संतानों में आते हैं, उन लक्षणों को बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। और उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने को वंशागति या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने को, आनुवंशिक लक्षणों का संचरित होने के को कहते हैं वंशागति या हेरिडिटी। ठीक है। दूसरा हम लोग शब्द लेते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। हम अपने माता पिता जैसे मिलते जुलते ज़रूर हैं हमारी शकल सूरत, परंतु हूबहू वैसे नहीं है, कुछ विभिन्नताएं हैं हम में। अन्यथा हम क्या होते हैं, क्लोन हो जाते हैं, बिल्कुल अपने माता पिता सदृश हो जाते हैं। तो जनकों से संतान में आनुवंशिक लक्षण तो आते ही हैं, परंतु विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इन विभिन्नताओं के लिए शब्द है वेरिएशंस, यानी जो लक्षण जनक से संतति में आते हैं वो आनुवंशिक लक्षण, उनका आना वंशागति, हेरिडिटी, और वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हो गए आनुवंशिक लक्षण। और जो नए लक्षण संतति में उत्पन्न होते हैं उन लक्षणों को कहेंगे वेरिएशंस। ठीक है। ये सभी लक्षण हम लोग केवल कायिक लक्षणों की बात कर रहे हैं, शारीरिक लक्षणों की बात कर रहे हैं। उन लक्षणों की बात नहीं कर रहे हैं जो वातावरण के कारण से या व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, स्वयं सीखता है, उन लक्षणों के उल्लेख हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो हो गई वेरिएशंस। अब इन दोनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की जिस शाखा में हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी वंशागति और विविधता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो से उस पर और इस वीडियो में बीच बीच में उनकी बहुत सारी बातें करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल वो फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया बेटसन ने, और बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब यही जब बात चली है तो एक मॉर्गन का नाम भी लेंगे। मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स।
तो सिर्फ फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या हुई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला जो हम लोग लेंगे वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। हिंदी में इसके लिए शब्द आता है विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसके लिए शब्द आएगा विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से विभेदन योग्य हैं। स्पष्ट रूप से विभेदन योग्य लक्षणों को विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स बोलते हैं। स्पष्ट रूप से विभेदन योग्य कैसे? जैसे फिर से मेंडल पर हम लोग बार बार आना पड़ेगा ही हमें, क्योंकि उसी का योगदान है पूरा इस विज्ञान की शाखा के सृजन में। मेंडल ने, आप सभी को पता है, मेंडल ने उद्यान मटर जिसको गार्डन पी या पाइसम सेटाइवम कहते हैं, साधारण मटर जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, वो उसके पादपों पर प्रयोग किए तो उसने उस पादप में ऐसे अनेक लक्षण देखे जो आसानी से अंतर कर सकते हैं। जैसे मटर का लंबा पौधा, बौना पौधा, बैंगनी रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज, हरे रंग के बीज। तो किसी व्यक्ति को आराम से कह के हम लोग देख के पूछ सकते हैं, बताओ इसमें पीला बीज कौन सा है, हरा बीज कौन सा है, बताओ इन पौधों में से लंबे लंबे पौधे कौन से हैं, बौने पौधे कौन से हैं। यानी कोई अपने को ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आराम से जिनमें अंतर किया जा सके ऐसे लक्षणों को बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है फैक्टर या जीन। तो उन विपर्यासी लक्षण पर फिर से देखें एक बार। तो मेंडल ने ये कहा, मेंडल ने उद्यान मटर में से अनेक लक्षण देखे और उनमें से 7 लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए चुना। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए चयन किया उसने। फिर उसने कहा कि इन लक्षणों का निर्धारण जिन विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा होता है, उसके लिए उन्होंने नाम रखा कारक या फैक्टर। मेंडल ने कहा कि ये जितने भी लक्षण हैं, बैंगनी फूल होना या सफ़ेद फूल होना या पीले बीज होना, जूरीदार बीज होना, हरे रंग के बीज होना, ऐसे, या मटर का पौधा लंबा होना, बौना होना, ये सब उसके शरीर में पाए जाने वाली विविक्त इकाइयों, डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा होता है। कुछ इकाइयाँ होती है जिनके द्वारा इन लक्षणों का निर्धारण होता है। उसके लिए मेंडल ने नाम दिया फैक्टर या कारक। मेंडल को उस समय गुणसूत्र, जीन्स, इनके आदि के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर इन्हीं फैक्टर्स को जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया। जीन वास्तव में डीएनए की इकाइयाँ हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, जब डीएनए पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से तब उस पर देखेंगे। तो कहने मतलब ये जितने भी हमारे लक्षण हैं, जैसे शरीर की लंबाई है, त्वचा का रंग है, या मटर के संदर्भ में कहें तो मटर की लंबाई है, फली का रंग है, फली की आकृति है, बीज का रंग, बीज की आकृति, ये सब जितने भी लक्षण हैं वो सब का शब्द के सब लक्षण जिन अलग अलग इकाइयों द्वारा निर्धारित होता है उनके लिए हम लोग कारक या जीन शब्द कहेंगे। ठीक है, फिर आता है एलील। एलील को हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। एलील के लिए हिंदी में शब्द है युग्म विकल्पी। मेंडल ने कहा है कि कारक जो होते हैं, इससे पहले जो कारक हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं, युग्मों में होते हैं। और कारक युग्म का जो जोड़ा है
वो विपर्यासी लक्षणों को निर्धारित करता है। और उसने कहा प्रत्येक लक्षण जो है उसके दो वैकल्पिक स्वरूप हैं, दो वैकल्पिक स्वरूप है। जैसे लंबाई का लक्षण है, उसके दो विकल्प है, या तो लंबा पौधा होगा या बौना पौधा होगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि मध्यम कद का पौधा हो जाए, ऐसे नहीं। पुष्प का रंग या तो बैंगनी रंग के पुष्प होंगे अथवा श्वेत रंग के पुष्प होंगे। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि गुलाबी फूल हो गए, लाल फूल हो गए, ऐसे, है ना। बीज या तो गोल होंगे या झुर्रीदार होंगे, दो विकल्प ही है। फली या तो फूली भी होगी या सिकुड़ी भी होगी। पुष्प या तो अंतस्थ लगेंगे अथवा कक्षस्थ लगेंगे। इस प्रकार प्रत्येक लक्षणों के दो वैकल्पिक स्वरूप हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। लेकिन पौधे में एक ही स्वरूप आएगा, स्वरूप तो दो है, यानी एक पौधा या तो लंबा बनेगा या बौना बनेगा। वही पौधा एक ही समय पर लंबा और वही एक ही समय पर बौना नहीं हो सकता। एक पौधे में बैंगनी पुष्प भी लगेंगे और श्वेत पुष्प भी बैंगनी पुष्प ही लगेंगे अथवा श्वेत पुष्प ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फूल तो बैंगनी लग रहे हैं, कुछ सफ़ेद लग रहे हैं, है ना। तो जो कारक युग्म के जो वैकल्पिक स्वरूप है, या यूँ हम कहें कि प्रत्येक लक्षण के दो वैकल्पिक स्वरूप होते हैं जो आपस में युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ऑप्शन है कि इन जोड़ों में से एक लक्षण आएगा पौधे में, है ना। और इन युग्म विकल्पियों को मेंडल ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित किया। जैसे लंबाई का लक्षण है, लक्षण तो है लंबाई का, और उसके विकल्प दो विकल्प जो है वो है लंबा या बौना। पुष्प का रंग है बैंगनी या सफ़ेद। अब इनके लिए उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला को यूज़ किया, एक के लिए कैपिटल लेटर में और दूसरे के लिए स्मॉल लेटर में। बीज का रंग पीला रंग, उसके लिए कैपिटल वाई, हरे रंग के लिए स्मॉल वाई। एक जैसे अक्सर ऐसे नहीं किया कि लंबे के लिए कैपिटल टी कर दिया, बोने को ड्वार्फ बोलते हैं अंग्रेजी में इसलिए डी कर दिया, ऐसे नहीं, कन्फ्यूज़न हो सकता है दोनों एक ही लक्षण के इसलिए एक ही अक्षर यूज़ करेंगे, या तो दोनों के लिए डी, अंतर करने के लिए एक को कैपिटल डी एक को स्मॉल डी, या दोनों के लिए टी, है ना। अलग अलग करते ही इसका कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अलग लक्षण के लिए एक ही लक्षण के दो स्वरूप है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दो स्वरूप होती है, कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं ABCD को, एक स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इसलिए ऐसे किया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पर। अब ये जो कारक युग्म के दोनों जो सदस्य हैं युग्म विकल्पी, वो दोनों सदस्य एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हमारी कोशिकाओं में ये जो जीन्स होते हैं जिसको मेंडल ने कारक कहा, वो होते हैं गुणसूत्रों पर, और गुणसूत्र हमारी संख्या क्या होती है, 2n होती है, द्विगुणित होती है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ों में होता है। गुणसूत्र जोड़े में, इसका मतलब जीन्स भी जोड़े में है, तभी वो कारक का युग्म है, जीन्स का जोड़ा है। ठीक है। अब यदि उन कारक युग्म के दोनों सदस्य एक जैसे हों, कारक युग्म को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से लिखते हैं, तो दोनों सदस्य एक जैसे होना मतलब दोनों कैपिटल टी होना या दोनों स्मॉल टी होना, या हमने बैंगनी रंग के फूल के लिए लिखा W, तो दोनों कैपिटल W होना या दोनों स्मॉल w होना। बीज के पीले रंग के लिए Y कहेंगे तो दोनों कैपिटल Y या दोनों स्मॉल y। यदि कारक युग्म के दोनों सदस्य एक जैसे हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं समयुग्मनजी, समयुग्मनजी या होमोजाइगस। ठीक है। और यदि कारक युग्म के दोनों सदस्य भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए शब्द आएगा हेट्रोजाइगस। कारक युग्म के दोनों सदस्य भिन्न भिन्न हो, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल A स्मॉल a, इस प्रकार से।
कारक युग्म के दोनों सदस्य भिन्न भिन्न हो तो विषम युग्मनजी या हेटेरोजाइगस। कारक युग्म के दोनों सदस्य एक जैसे हों तो होमोजाइगस, ठीक है, या समयुग्मनजी। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि कैपिटल टी का मतलब है लंबा होना, स्मॉल टी का अर्थ था बोना होना। कारक हमेशा जोड़ों में हो सकता है, तो किसी मटर के पौधे में 3 संभावनाएं हो सकती है। या तो दोनों कैपिटल टी स्थिति आएगी, या दोनों स्मॉल टी स्थिति आएगी, या कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन आएगी, ठीक है। कारक युग्म के दोनों सदस्य एक जैसे हों या कारक युग्म के दोनों सदस्य अलग अलग हों, तो दोनों ही ये टी मिलकर लंबा पौधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में पादप का लक्षण कैसा होगा? लंबा पौधा ही बनेगा। इसमें दोनों ही सदस्य कारक युग्म के सदस्य स्मॉल टी वाले हैं, इसलिए पादप निश्चित रूप से बोना ही होना है। अब स्थिति यहाँ पे आती है विषम युग्मजी दशा में। विषम युग्मजी दशा में कैपिटल टी तो प्रयास करेगा कि मटर का पौधा लंबा हो, और स्मॉल टी का ये प्रवृत्ति है कि वो मटर के पादप को बोना बनाएगी। लेकिन एक ही पौधा दोनों एक ही समय पर दोनों चीज़ तो हो ही नहीं सकती। वही पौधा लंबा हो जाए, वही पौधा बोना हो जाए, ऐसी स्थिति तो संभव ही नहीं है ना। इसलिए इस कंडीशन में, इस स्थिति में एक ही लक्षण प्रकट होगा, या तो लंबापन या बोनापन। तो हम कहेंगे विषम युग्मजी दशा में जो लक्षण प्रकट होता है उस लक्षण को कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण। विषम युग्मजी दशा में जो लक्षण प्रकट होता है उस लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण, और विषम युग्मजी दशा में जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रभावी इसलिए क्योंकि कैपिटल टी लंबेपन को प्रकट कर रहा है और स्मॉल टी बोनेपन को प्रकट कर रहा है, लेकिन पौधा बना लंबा, इसलिए लंबेपन का लक्षण प्रभावी लक्षण हो गया और बोनेपन का लक्षण हो गया अप्रभावी लक्षण, ठीक है। ये ऐसे। अब मेंडल ने फिर क्या किया कि वो कारक युग्म को ये तो तय कर दिया उसको कि एक ही वर्ण, एक ही अक्षर से निरूपित करना है। अब कैपिटल लेटर से जिनको निरूपित किया मेंडल ने वो सब के सब प्रभावी लक्षण थे, और जिनको स्मॉल लेटर से निरूपित किया वो अप्रभावी लक्षण था, ठीक है। तो अगला हो गया अपना अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर। जो लक्षण विषम युग्मजी दशा में अभिव्यक्त नहीं होता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। किताबों में लिख देते हैं F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी, F1PD में जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण। जैसे जबकि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विषम युग्मजी दशा में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण, और जो विषम युग्मजी दशा में प्रकट नहीं होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, वो लक्षण अप्रभावी लक्षण, ठीक है। अगला, अब 2 शब्द आएंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब किसी जीव की जीनी संरचना क्या है। तो अभी तक हम लोग जो कैपिटल टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी टी, या कैपिटल वाई वाई, या कैपिटल ए ऐसे कुछ लिख रहे थे, जो जीन को निरूपित कर रहे थे, उस जीनी संरचना को ही कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। कि जीन की स्ट्रक्चर कैसी है, जीन का किस प्रकार से जीन्स हैं, वो उस जीव की जीनोटाइप है। जीनोटाइप को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में जो हम लोग लिखते हैं वही जीनोटाइप है। जबकि जो हम लक्षण लिखते हैं साथ में, लंबा है, बोना है, लाल बैंगनी फूल है, सफ़ेद फूल है, पीले बीज है, हरे बीज है, वो जो बाह्य लक्षण हम लोग देखते हैं, कोई जीव का जो लक्षण बाहर से प्रकट होता है, बाहर से देखने पर कैसे लगता है, उसके लिए शब्द आता है फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप, ठीक है। लक्षण प्ररूप, जैसे छोटी कक्षाओं में हम लोग गाय पर लेख लिखते थे, वो हम उसका लक्षण प्ररूप लिखते थे कि गाय के 2 सींग होते हैं, है ना, 2 आँखें होती है, लंबी पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, वो सब उसके बाह्य लक्षण लिख रहे हैं, वो उसका हम लोग फिनोटाइप लिख रहे हैं,
ठीक है, वो फिनोटाइप लिख रहे हैं, लेकिन उसके ये सींग क्यों हुए, किन जीन्स के कारण से हुए, उन जीन्स की स्थिति लिखते हैं। जीन्स का हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो वो होता है उसका जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप, फिनोटाइप। कुछ और पद बच गए। अब है क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हिंदी में संकरण, अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस। केमिस्ट्री में भी आप लोग संकरण पढ़ रहे हैं, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण वगैरह, है ना। लेकिन यहाँ पे संकरण एक प्रकार से लैंगिक जनन ही है, एक प्रकार से लैंगिक जनन को ही संकरण कह रहे हैं या क्रॉस बोल रहे हैं। परिभाषाई रूप में हम ये कहते हैं कि आनुवंशिक रूप से भिन्न वेष्टियों के मध्य जनन को संकरण कहते हैं। आनुवंशिक रूप से भिन्न यानी जिनमें कम से कम एक लक्षण में तो अंतर हो, ऐसे जीवों के बीच में जनन क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा। आनुवंशिक रूप से भिन्न वेष्टि, वेष्टि मतलब इंडिविजुअल्स, आनुवंशिक रूप से भिन्न वेष्टियों के मध्य जनन को संकरण कहते हैं। ठीक है, या क्रॉस कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कई प्रकार का है ये। अब हमारे इस चैप्टर से संबंध में दो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ड्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर संतति कहते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। ठीक है, और इस संकर संतति संकरण का उत्पाद हो गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया कि उस क्रॉस का उद्देश्य क्या है, किस कारण से उस क्रॉस को करवाया जा रहा है। ठीक है, यदि संकरण का उद्देश्य एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए करवाया जाने वाला क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था और बारी बारी से एक लक्षण पर उसने प्रयोग किए। जब वह मटर की लंबाई की वंशागति का अध्ययन कर रहा था तो बाकी 6 लक्षण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस पर वो ध्यान भी नहीं देता था, ना उनका कोई रिकॉर्ड रखता था। सिर्फ लंबाई के लक्षण उसको देखना है, उसको सिर्फ ये देखना है कि पौधा लंबा हुआ या बौना हुआ, उसमें फूल कैसे हुए, उसमें बीज कैसे हुए, उनमें बीज की आकृति कैसी है, उन लक्षणों पर उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। तो ऐसे क्रॉस को बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करवाया जाए, 2 लक्षण ले लिया कि लंबाई के लक्षण के साथ साथ पुष्प के रंग का लक्षण साथ में ले लिया, या बीज के रंग के साथ साथ बीज की आकृति का लक्षण ले लिया, 2 लक्षणों की वंशागति देख रहे हैं तो बाकी 5 लक्षण पर उसका ध्यान नहीं था। तो 2 लक्षणों की वंशागति के लिए जो क्रॉस होगा उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही मान लो 3 लक्षणों की वंशागति पर अध्ययन करवाना उसका उद्देश्य होता है, या हम लोग कोई प्रयोग करें और हम चाहते हैं कि 3 लक्षणों की वंशागति एक साथ में कैसी होती है उसका हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए नाम हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, यानी जितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना है उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो क्रॉस करवाया जाता है, जनन करवाया जाता है, उसको कहते हैं उस नाम आ जाता है वैसे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड ऐसे। अब एक शब्द है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्रॉस में जनन में होता क्या है। जैसे मेंडल ने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा देखते हैं। तो मेंडल ने लंबे पादप लिए एक जनक के रूप में और दूसरा लिया बोना पादप। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अधिकांश पादप जो है वो उभयलिंगी होते हैं, उनमें दोनों ही जननांग पाए जाते हैं। तो इन दोनों जनक के रूप में जिन पादपों का चयन किया मेंडल ने, उनमें से एक पादप को उसने नर जनक माना, दूसरे पादप को उसने मादा जनक माना। जिस पादप को उसने मादा जनक माना, मान लेते हैं इस बोने पादप को उसने मादा जनक के रूप में चयन किया है और इसका नर जनक के रूप में चयन किया है, तो इस मादा जनक वाले पादप का पहले विपुंसन करवाया।
और फिर इसके पुंकेसर एकत्र करके इसके ऊपर इसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिए, ठीक है। और फिर इसके देखे कि इसके फलस्वरूप कौन सी संतति हुई, कैसी हुई। फिर इसी प्रयोग को वापस दोहराया। अब जनकों की भूमिका रिवर्स कर दी। पहले नर पादप माना है इसको, अब इसी प्रयोग को दोहराया और अब लंबे पादप को मादा जनक और बोने पौधे को नर जनक बनाकर इसी प्रयोग को वापस दोहराते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी यदि जनकों की भूमिका को विपरीत करके, परिवर्तित करके किसी संकरण प्रयोग को दोहराया जाता है, तो उस ऐसे संकरण को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब संयोग से दोनों बार उत्तर एक प्रकार के आए, तो मेंडल ने बाद में रेसिप्रोकल क्रॉस करवाना छोड़ दिया कि दोनों स्थितियों में एक ही प्रकार से परिणाम आते हैं, ठीक है। अब है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये है कि जनक के मध्य जब संकरण करवाते हैं, जैसे फिर से वही देखते हैं, लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य संकरण करवाते हैं, तो पहली पीढ़ी जो प्राप्त होती है जिसको हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं, और ये जनक पीढ़ी थी इसलिए P लिख रहा हूँ पेरेंट्स। तो इस F1 पीढ़ी के जो पादप है उनका संकरण किसी भी जनक से करवाना, उसका संकरण किसी भी एक जनक से करवाना, वो कहलाता है बैक क्रॉस। किसी भी जनक से करवाना कहलाता है बैक क्रॉस। अब ये दो स्थितियाँ हो सकती है कि इसका पहली स्थिति, इस F1 पीढ़ी का जो संतति पादप है उनका क्रॉस करवाएं प्रभावी जनक के साथ में, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि इस F1 पीढ़ी के संततियों का क्रॉस करवाया जाए अप्रभावी जनक के साथ में, इसके साथ में, ठीक है। इस पहली स्थिति को बैक क्रॉस में कहेंगे आउट क्रॉस, और दूसरी स्थिति के लिए नाम आएगा टेस्ट क्रॉस। हालांकि टेस्ट क्रॉस काफ़ी व्यापक अर्थ है उसका। शॉर्ट में यदि अब दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। एक नंबर का प्रश्न है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, तो हम इसको लिख देंगे कि ऐसा बैक क्रॉस जिसमें F1 संतति का संकरण अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ करवाया जाता है, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न है ऐसे, लेकिन एक से अधिक नंबर का है तो हमको और विस्तार से लिखना होगा, उस पर चर्चा हम भविष्य में आगामी वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आउट क्रॉस, दूसरा हो गया टेस्ट क्रॉस। इसलिए दो टॉपिक, दो इसको शीर्षक में किया है, पहला टेस्ट क्रॉस और दूसरा आउट क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब F1 पीढ़ी के पादपों का किसी भी जनक के साथ क्रॉस। तो इसलिए दो स्थिति होगी, यदि F1 पीढ़ी के पादपों का अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं टेस्ट क्रॉस, यदि प्रभावी जनक से करवाते हैं तो आउट क्रॉस, ठीक है। ये लगभग सभी जो टर्मिनोलॉजी है इससे संबंधित, चैप्टर से संबंधित, वो लगभग सभी आ गए इसमें। कल से या अगले वीडियो से हम लोग मेंडल के परिचय, मेंडल ने किन पादपों का चयन किया, क्यों किया, उसके अध्ययन की विधियाँ क्या थी, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।